नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम यू पुष्कर सिंह धामी ने भेंट। सीएम धामी ने एनएसए अजीत डोभाल से की भेंट। विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सीएम धामी ने एनएसए अजीत डोभाल से भेंट की है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको जानकारी दे दें कि विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। तो सीएम धामी ने भेंट किया है अजीत डोभाल से, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है, समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। तो सीएम धामी का एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुआ है, भेंट हुई है। आपको बड़ी जानकारी उत्तराखंड से दे रही हैं कि विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल से सीएम धामी ने मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर, कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई है। और नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला, दोषी कर्मचारियों पर होगा केस दर्ज। तो पात्रों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री ने जारी किए आदेश। हरिद्वार जिले नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। जानकारी दे रहे हैं आपको, योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। दोषी कर्मचारियों पर केस दर्ज, पात्रों के अभिभावक पर भी कार्रवाई हुई है। आय प्रमाण पत्र से की गई है छेड़छाड़। आपको बता दें कि सभी लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 2022-23 का मामला है जहां पे फर्जीवाड़ा हुआ था। उस दौरान अब देखिए, इसको लेके सरकार जो है एक्शन में होती हुई नजर आ रही है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज की जाएगी और पात्रों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो विभागीय मंत्री की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। विभागीय मंत्री ने ये निर्देश जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसको लेकर सरकार जो है अब अलर्ट हो गई। हरिद्वार जिले नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसको लेके अब जो मंत्री है, जो पात्रों के अभिभावक है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया था। आपको बता रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 का ये मामला है जो भी फर्जीवाड़ा हुआ था और आय प्रमाण पत्र से छेड़खानी की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंसरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, अब बड़ा एक्शन सरकार का होता हुआ नजर आ रहा है इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, और क्या अपडेट है? राज्य में ये कह सकते हैं कि नंदा देवी गौरा जो योजना थी, उस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों की तरफ से जो आय प्रमाण पत्र थे, उसका फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया है, जिसमें जो 5,000 से ज्यादा जो आवेदन यहाँ पर आए थे, उन आवेदनों में लगभग 193 ऐसे आवेदन यहाँ पर पाए गए हैं जिनके आय प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन लोगों की तरफ से सीधे तौर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए ये गलत काम यहाँ पर किया गया, अनुचित शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गलत अपने जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को जमा कर उस योजना का लाभ लेने का काम यहाँ पर किया गया। और अब ये विभागीय मंत्री की तरफ से आदेश यहाँ पर दे दिए गए कि जो इस तरह की जो लाभार्थी हैं, जिनके आवेदन अब जांच के दायरे में है, 193 लोग ऐसे में, उन सभी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी है, यानी जिन लोगों से लाभ यहाँ पर लिया गया, उन अभ्यर्थियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उनसे वसूली के आदेश भी यहाँ पर दे दिए गए। इसके अलावा जो उनके अभिभावक हैं, उन अभिभावकों पर भी कार्रवाई करने के आदेश विभागीय मंत्री की तरफ से दिए गए, क्योंकि उनके संरक्षण में इस तरह के गलत दस्तावेज बनाने का काम यहाँ पर किया गया। सीधे तौर पर उस योजना का लाभ लेने के लिए काम किया गया और इसका सीधा असर ये समझा जा सकता है कि जो दूसरे जो लाभार्थी होने चाहिए थे, जो इस योजना के जो पात्र थे, जो जिनको जरूरत थी, उन लोगों पर लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ी गड़बड़ झाला यहाँ पर देखने को मिला, जिसके खिलाफ अब बृहद स्तर पर कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर विभागीय मंत्री की तरफ से दिए गए। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इस योजना के तहत जो इस तरह की जो अपराध
अपराधी है या जिन लोगों ने गलत दस्तावेज देकर इस योजना का लाभ यहाँ पर लिया, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी, इस फर्जीवाड़े में कितने लोग सम्मिलित है, कितने लोगों के खिलाफ अभी जो है कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं? देखिए, अभी मामला हरिद्वार जनपद से जुड़ा हुआ है और हरिद्वार जनपद में जो लगभग 5,000 से ज्यादा जो आवेदन यहाँ पर आए थे, उन आवेदनों में से 193 ऐसे आवेदन है, 193 ऐसे आवेदन हैं जिनको जो आवेदन यहाँ पर संदिग्ध रूप से पाए गए थे, अवैध यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिनके आय प्रमाण पत्र फर्जी यहाँ पर पाए गए हैं। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि लगभग 200 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई, अभी हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो दूसरे जो जनपद हैं, उन जनपदों में भी इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। उस योजना के जो लाभार्थी हैं, उन सभी के दस्तावेजों को जांचने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद एक बड़ी आशंका जो जताई जा रही है यही है कि दूसरे जनपदों में भी इस तरह के गिरोह की तरफ से या इस तरह से लोगों की तरफ से गलत साक्ष्य देकर इस योजना का लाभ लेने का काम यहाँ पर किया गया। तो अभी फिलहाल ये समझा जा सकता है कि शुरुआत हरिद्वार जनपद से हो चुकी है। आने वाले दिनों में अन्य जनपदों में भी ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का फर्जीवाड़ा का मामला है जिसको लेकर अब एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। और बीते 8 फरवरी को देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रशासन में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच की बात की गई है। गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर शासन की तरफ से आईजी विम्मी सचदेवा को इस घटनाक्रम की जांच सौंपी गई है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी गुरुगेशन ने कहा है कि गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट में पुलिस के बल प्रयोग को सही ठहराया गया, साथ ही शासन की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उन सभी पर पुलिस विभाग कार्रवाई कर रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई, तो उसे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मांग, आपदा से निपटने के लिए अलग नीति, सुबोध हिमालयी राज्यों के लिए बनाई जाए अलग नीति। एनपीडीआरआर सम्मेलन में सुबोध उनियाल ने की मांग। बड़ी जानकारी दे रहे हैं देहरादून से कि सुबोध उनियाल की मांग है। उन्होंने कहा है एनपीडीआरआर सम्मेलन में सुबोध उनियाल ने ये मांग रखी है। कार्यक्रम में सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर रहे हैं मौजूद। सम्मेलन के दौरान जोशीमठ का मुद्दा भी उठाया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी हुए शामिल। बड़ी जानकारी दे रहे हैं एनपीडीआरआर सम्मेलन में सुबोध उनियाल शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये मांग रखी। कार्यक्रम में सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर वो वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने ये मांग रखी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सम्मेलन के दौरान जोशीमठ का मुद्दा भी उठाया गया है, तो सांसद नरेश बंसल भी इसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मांग है, उन्होंने ये मांग रखी है, आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपदा से निपटने के लिए अलग नीति बनाई जाए। जोशीमठ का भी मुद्दा जो है उन्होंने वहां पे रखा है और ये मांग रखी है हिमालयी राज्यों के लिए बनाई जाए अलग नीति। सुबोध उनियाल की तरफ से ये मांग रखी गई है कि किस तरीके से आपदा जो जोशीमठ में लगातार देखने को मिल रही है उसको लेते हुए ये बड़ा एक्शन जो है उसको लेते हुए सुबोध उनियाल ने रखा है कि जिस तरीके से आपदा आ रही है उसको लेते हुए अलग नीति बनाई जाए। कार्यक्रम में सीएम के प्रतिनिधि के तौर पे मौजूद थे जब उन्होंने ये मुद्दा जो है ये मांग जो है वो रखी है। तो सम्मेलन के दौरान जोशीमठ का मुद्दा भी उठाया गया जिसको लेके आपदा जो है उसको लेके ये मांग रखी गई है कि आपदा के लिए अलग नीति बनाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा हमने देखी है उसको मद्देनजर रखते हुए सुबोध उनियाल ने ये मांग रखी है। तो बिल्कुल उत्तराखंड राज्य आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर
जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो ऐसे में राज्य के लिए विशेष नीति बनाई जाए ताकि उत्तराखंड राज्य को उन नीतियों का लाभ यहाँ पर मिल सके। वो मांग यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से यहाँ पर रखी गई है। दिल्ली में जो गृह मंत्री का, ये कह सकते हैं राज्यों का जो यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और उनकी तरफ से सभी राज्यों से इन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। दूसरे सम्मेलन में जोशीमठ आपदा का विषय भी यहाँ पर उठा था, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में शामिल यहाँ पर हुए थे। उनकी तरफ से इस मांग को वहाँ पर रखा गया है। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं से घिरा वाला राज्य है। यहाँ पर हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती है। ऐसे में अगर आपदा को लेकर नई नीति बनाई जाती है, आपदा को लेकर अलग से काम वहाँ पर किया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य को उसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। जो इस आपदाओं के चलते जो जनता प्रभावित होती है, उस जनता को काफी राहत यहाँ पर मिलेगी और उसके लिए अभी से ही केंद्र सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए इन नीतियों को समायोजित किया जा सके। इन नीतियों की पहाड़ी राज्यों के हिसाब से इन नीतियों का संरक्षण हो सके और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी उनका लाभ मिल सके। तो उसकी मांग यहाँ पर की गई है। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री की तरफ से क्या कुछ अपने आज संबोधन में कहा जाता है और किस प्रकार से आपदा की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर बदलाव किए जाते हैं। जी, ये NPDRR सम्मेलन में शामिल हुए थे। इनके साथ और कौन से मंत्री, कौन से विधायक इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, क्या जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य से ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मिलित होना था, लेकिन वो अपने किसी दूसरे कार्यक्रमों के चलते यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाए। तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उनके साथ उत्तराखंड राज्य के जो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। शासन के जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन जुड़े जो अधिकारी हैं, वो इस सम्मेलन में वहाँ पर सम्मिलित रहे थे और सबकी तरफ से ये सीधे तौर पर जोशीमठ आपदा के बाद इस विषय को काफी गंभीरता से लेने के लिए यहाँ पर मांग की गई है कि केंद्र सरकार उन सब विषयों को यहाँ पर देखे, ताकि उत्तराखंड राज्य के जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं, उन लोगों को राहत यहाँ पर मिल सके। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन जिस प्रकार से जोशीमठ की आपदा आई है, ऐसे में उत्तराखंड के अन्य जो दूसरे शहर अब आप खतरे की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे पहले अगर नीति का निर्धारण यहाँ पर हो जाता है, आपदा को लेकर नई नीतियां पर बनती है, तो कम से कम उन प्रभावित लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी। जी, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो कार्यक्रम में सीएम के प्रतिनिधि के तौर पे वो वहां पे मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान जोशीमठ का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने आपदा नीति बनाने के लिए अलग से मांग रखी है। तो सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी शामिल हुए थे। देहरादून से बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रियों को सरकार की सौगात, अब दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। 1-1 घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे टोकन। 4 घंटों के लिए मान्य होंगे टोकन। मंदिरों की एंट्री गेट पर दिए जाएंगे टोकन। यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर लगेंगे वाईफाई। पर्यटन विकास परिषद ने बनाए केंद्र, पंजीकरण के लिए बनाए गए हैं केंद्र। आपको बता दें, उत्तरकाशी, बटकौट, दोपटा, हिना, गंगोत्री, सोनप्रयाग, पांडुकेश्वर में बनाए गए हैं केंद्र। तो बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा अब और भी सुगम हो जाएगी। 4-4 घंटे के अंतराल पे टोकन दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगेगी और अब दर्शन के लिए लंबी लाइन भी श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 1-1 घंटे के स्लॉट पर जो है ये टोकन दिए जाएंगे। 4 घंटे के लिए मान्य होंगे ये टोकन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई कि 1-1 घंटे के स्लॉट पे टोकन दिए जाएंगे। जो टोकन है 4 घंटों के लिए मान्य होंगे। अब दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मंदिरों में एंट्री गेट पर दिए जाएंगे टोकन। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा से जुड़े ही 4 घंटों के लिए मान्य होंगे ये टोकन और यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर लगेगा वाईफाई। तो डिजिटल को लेके भी जो एक यात्रा जो है वो काफी सुगम हो जाएगी। पर्यटन विकास परिषद ने ये केंद्र बनाए हैं। आपको बता रहे हैं कि टोकन दिए जाएंगे 1-1 घंटे के अंतराल पर और 4 घंटों के लिए मान्य होंगे। पंजीकरण के लिए बनाए गए हैं केंद्र।
और उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार में दायित्वों के मिलने का सपना देख रहे कार्यकर्ताओं पर भी सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिए हैं। गरिमा दसौनी ने कहा है कि पिछले 1 साल से कई बार दायित्वों का झुंझुना मिलने की बात बीजेपी के नेता करते आए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला है, जबकि सरकार की प्राथमिकता दायित्वों से ज्यादा मंत्रिमंडल के रिक्त 3 पदों को भरने की होनी चाहिए, जिससे विकास के काम तेजी गति से हो सके और जनता को उसका लाभ मिल सके। देखिए, जनता के मुंह के आगे गाजर लटकाने का तो पुराना एक संस्कृति चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन अब इसमें शरीक हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी। पिछले 1 साल में कई बार उनको दिलासा दिया गया है कि उनको दायित्व मिलेंगे और अब तो कहा गया है कि होली के तुरंत बाद दायित्वों का बंटवारा होगा। दायित्वों का बंटवारा आप करते रहिएगा। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ऑलरेडी जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसमें से भी पिछले 1 साल में आप 3 मंत्रियों को के पद रिक्त छोड़े हुए हैं। विभाग उससे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहे हैं, मंत्रालय नहीं आप दे पा रहे हैं। कहीं ये अंतर्द्वंद या अंतरूनी कलह का परिचायक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 मार्च जो है उत्तराखंड की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन होने। और धामी सरकार में रिक्त मंत्री पद भरने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, जबकि बीजेपी की धामी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारे मंत्री मंडल का गठन और विस्तार किया जाएगा, वो तय हमारे माननीय जो हमारा जो संगठन है वो संगठन है, चाहे हमारे नेता हैं वो तय करेंगे। उनको अपने ज़्यादा बेहतर होगा कि वो कम से अपने बारे में ज़्यादा सोचें, अपने संगठन के बारे में अपने बारे में ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा उचित रहेगा। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व। और उत्तराखंड परिवहन विभाग को होली पर बड़ा मुनाफा हुआ है। रोडवेज बसों ने होली के पर्व पर अतिरिक्त फेरे लगाकर विभाग को मुनाफे में लाने का काम किया है। विभागीय मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि होली के दौरान विभाग को प्रतिदिन 2 करोड़ 44 लाख की आमदनी हुई है, जिससे विभाग को मुनाफा हुआ है। विभागीय मंत्री ने कहा कि दिवाली पर भी इसके तहत जो है 2 करोड़ से ज्यादा का प्रतिदिन लाभ हुआ था। देखिए, होली से पहले हमारे परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ा पैकेज हमारे अपने कर्मचारियों को दिया। हमने अभी कर्मचारियों को 34% डीए मिलता है, हमने 4% बढ़ाया। हमने 10 लाख का बीमा कवर दिया और होली के लिए भी हमने विशेष प्रोत्साहन राशि उनको दी और उसका ये सुखद हमको परिणाम मिला कि हमने होली में एक दिन में 2 करोड़ 44 लाख रुपया प्रतिदिन भी कमाया। जो हमारा दिवाली में 2 करोड़ 87 लाख का जो अचीवमेंट था उसके हम बहुत करीब आए हैं। देखिए, होली से पहले रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिला खिलाड़ी मौजूद है। बता दें कि कान्या ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत, ग्राम प्रधान सुनीता घुगत्याल ने किया है। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजक भूपेंद्र सिंह खाती ने बताया कि इस बार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड स्तर के इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के प्रख्यात वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी की स्मृति में पिछले 8 वर्षों से रामनगर के कान्या क्षेत्र के ग्राउंड में किया जा रहा है। Georgia
पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहाँ पर किया जाता है और पहले क्षेत्रीय स्तर पे मतलब उत्तराखंड स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पे यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से हम लगातार महिला ओपन टूर्नामेंट यह उत्तराखंड स्तर का यहाँ पे कराते हैं। मतलब महिला दिवस भी अभी 2 दिन पूर्व था, तो यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है महिलाओं पर कि जो ओपन रूप से पहला ऐसा टूर्नामेंट यहाँ इस कान्या ग्राम सभा में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कराया जाता है, क्योंकि विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे और एकेडमी स्तर पे तो जो है प्रतियोगिता महिला स्तर पर होती है, लेकिन ओपन रूप से कोई भी प्रतियोगिता किसी भी ना तो हमारे इस उत्तराखंड में कहीं भी नहीं आयोजित नहीं होता है। और इसलिए जो है महिला टूर्नामेंट हम पिछले लगातार 4 सालों से यहाँ पर करा रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहाँ पर किया जाता है और पहले क्षेत्रीय स्तर पे मतलब उत्तराखंड स्तर पर और देहरादून में एक और जहां एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कई चौकी प्रभारी बदले, तो वहीं दूसरी ओर कई सीओ के कार्य क्षेत्रों में भी फेरबदल किया गया। एफएल दरअसल डालनवाला सीओ जूही मंडराल के हरिद्वार ट्रांसफर के बाद सीओ के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल हुआ, जिसमें पंकज गैरोला को नेहरू कॉलोनी से क्लेम टाउन का नया सीओ नियुक्त किया गया है और अनिल जोशी को मसूरी और राजपुर का सीओ बनाया गया है। तो देहरादून में तबादला एक्सप्रेस चला है, इसके तहत कई अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं, कई सीओ के फेरबदल किए गए हैं। आपको बता दें एसएसपी के भी फेरबदल किए गए हैं। तो जानकारी दे रहे हैं आपको कि किस तरीके से अनिल जोशी को मसूरी और राजपुर का सीओ बनाया गया है। तो देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड में, इससे पहले यूपी में देखने को मिला था, अब उत्तराखंड में भी एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चल गया है और देहरादून में ये तबादला एक्सप्रेस चला है। अनिल जोशी को मसूरी और राजपुर का सीओ बनाया गया है, तो वहीं कई एसएसपी के भी तबादले किए गए हैं। इस तबादले में पंकज गैरोला को नेहरू कॉलोनी से क्लेम टाउन का नया सीओ नियुक्त किया गया है। तो देहरादून में कई एसएसपी, कई सीओ के फेरबदल हुए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें पंकज गैरोला को नेहरू कॉलोनी से क्लेम टाउन का सीओ नियुक्त किया गया है। डोईवाला में रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्ट्राबाद में गन्ने की फसल में देर रात आग लग गई। जानकारी पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसान की कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। तो डोईवाला में रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्ट्राबाद में गन्ने की फसल में आग लग गई, जिससे कई फसल जो है जलकर खाक हो गई। आपको बता दें फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पे पहुंची थी और आग पर काबू पाया। अगली खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड स्थित राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निमिशन और पुलिस बल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दुकानों के आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें जो है वो आपको दिख रही होगी। दमकल टीम की गाड़ी भी वहां पे पहुंची है और मशक्कत के बाद से आग बुझाया जा रहा है। आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग लगी है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है और इस आग से कई लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।